अच्छा, ये आजकल बंगाल में भाषाई लड़ाई खूब हो रही है, चाहे वो भाजपा हो चाहे आप लोग टीएमसी हो, दोनों ही आदमी रोड पे ही उतर रहे हैं और दोनों आदमी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो क्या इसके पीछे क्या कारण है कि भाषाई लड़ाई अचानक, ये क्या अभी इलेक्शन आने वाला है तो इससे कोई स्टैंड है आप लोग? देखिए, सर्वोपरि आपका जो प्रश्न है ये भाषा की लड़ाई नहीं है जी। ये भाषा के सम्मान में, भाषा के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है बीजेपी शासित राज्य में, उसके सम्मान में, उसकी रक्षा के लिए ये लड़ाई तृणमूल के द्वारा और पश्चिम बंगाल के बंगालियों के द्वारा लड़ी जा रही है। ये कोई इलेक्शन का एजेंडा नहीं है। सर्वोपरि आपको समझना होगा कि भारत की अनेकताओं में, ये हमने छोटे से जब हम क्लास 4-5 में थे तब ये पढ़ते थे, लेकिन जिस तरीके से आज भारत की इस जमीन पे, भारत की इस भूमि पे बीजेपी शासित राज्य में बंगालियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, बांग्ला भाषा के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में पश्चिम बंगाल के बंगाली और हमारे जैसे जो सेकुलर जिसको बोल सकते हैं, जो भारत की अनेकता में एकता के ऊपर विश्वास करते हैं, वो इस भाषा की लड़ाई में, भाषा के सम्मान की लड़ाई में आज जमीन पे उतरे हैं। पश्चिम बंगाल के इस भूमि पे जो हम लोग अंदर से इस बात का खंडन करते हैं कि भाषा के नाम पे जो अत्याचार हो रहा है बंगालियों के ऊपर, वो नहीं होना चाहिए। तो ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये बंगालियों के सम्मान का, बंगाली भाषा के सम्मान की लड़ाई है और ये आगे भी चलती रहेगी अगर बीजेपी शासित राज्य में बंगालियों के ऊपर अत्याचार होता रहेगा। तो आप लोग जैसे बोले कि बीजेपी शासित राज्यों में बने बंगालियों के और चाहे जो भी इस तरह का, लेकिन वहीं भाजपा बोल रही है कि बंगाल में गैर मतलब जो भी हिंदी भाषी लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो लोग उतर रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कि कहीं ना कहीं देखिए, ट्रेन में चाहे कहीं टिकट काउंटर में आपको बांग्ला बोलना पड़ेगा, वो भी ऐसे लोगों से पूछा जा रहा है जो यहाँ के नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? सर्वोपरि मैं बोलना चाहता हूँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं सचिन सिंह हिंदी भाषा भाषी समाज से बिलोंग करता हूँ। मेरी पृष्ठभूमि भले ही बंगाल की रही हो, लेकिन मेरे पूर्वज बेसिकली दे आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, वो लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। देखिए, ये जो व्यक्तिगत कुछ घटनाएं हुई हैं, ये एक संगठन का कार्य है और उस संगठन के बारे में मैं इतना ही बोलूंगा कि व्यक्तिगत वर्चस्व के लिए या व्यक्तिगत फायदा के लिए वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है। बोलते हैं जैसे बंगालियों को विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ जाति माना जाता है, क्योंकि व्हाट्स इन बंगाल थिंक्स टुडे, रेस्ट ऑफ इंडिया थिंक्स टुमारो। बंगाली अपने आप में साहित्य बोलिए, संस्कृति बोलिए या किसी भी चीज में जो सर्वोपरि सबसे आगे है। उनकी सोच, उनकी विचार इतनी आगे है, लेकिन वो बेसिकली जो इस भाषा को लेके, बंगाली भाषा को बांग्ला बोलते ही हमें, वो विशेष कुछ एक लोग हैं जिनका नाम है बांग्लार पोखो, और वो चैटर्जी बहुत पढ़े लिखे इंसान है और वो आई थिंक, मेरे को जहाँ तक पता है कि वो खुद ही इस देश से पढ़े लिखे नहीं है, वो विदेश में जाकर पढ़ाई लिखाई की है। तो बोलते हैं व्यक्तिगत वर्चस्व के लिए अगर किसी चीज का इस्तेमाल किया जाए तो किसी भी समाज का कल्याणकारी उसके लिए नहीं हो सकता है। वो व्यक्तिगत वर्चस्व में या व्यक्तिगत फायदे के लिए वो कुछ कर सकते हैं, उनके साथ कुछ एक शाखा संगठन के लोग जुड़े हैं, लेकिन मैंने उनके कई सारे पोस्ट को देखा है। मेरे ऊपर भी बांग्ला पोखो ने कई बार आक्रमण किया हिंदी भाषा भाषी होने के नाते, लेकिन मैंने देखा है कि कई बंगाली जो सच में बंगाल की संस्कृति और सभ्यता को मानते हैं, उन्होंने इसका खंडन किया है। तो गौरगो चैटर्जी को मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि कुछ एक लोगों को लेके बंगाल की जो संस्कृति है, बंगाल की जो सभ्यता है, उसको नष्ट न करे और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जो हिंदी भाषा भाषियों के ऊपर वो अत्याचार कर रहे हैं, जैसे हम ही लोग बोलते हैं वो लोग गुटखा खोर या तो कई तरीके की भाषा अपमानजनक शब्दों का व्यवहार करते हैं। तो गौरगोदा एज ए एजुकेटेड पर्सन मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि जिस तरीके से आप हिंदी भाषा भाषी या उर्दू भाषा भाषी का संबंध में जिस तरीके से जिन शब्दों का चयन करते हैं, जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, वो कतई
मानने योग्य नहीं है, लेकिन बोलते हैं तलवार के बदले अगर तलवार निकलने लगे तो फिर संसार में बचेगा ही क्या। तो मैं अपने शब्दों के साथ ही, मैं अपने शब्दों से ही इस बांग्ला पक्षों का पुरजोर विरोध करता हूँ। और लेकिन उनको एक बात और बताता हूँ कि हमारे यहाँ कहावत है, हिंसा परमो धर्म, बट हिंसा धर्म तदेव च। तो हम लोग अहिंसा परमो धर्म मानते हैं, हिंसा परमो धर्म, हिंसा धर्म तदेव च, बट अधर्म को रोकने के लिए अगर हिंसा किया जाए तो वो भी धर्म है। तो आप जिस पथ पे चल रहे हैं, मैं या हमारे हिंदी समाज के लोग अभी तक उस पथ पे नहीं चल रहे हैं, तो आप ऐसा कुछ ना करिए कि व्यवस्था में हमें भी कुछ कदम उठाना पड़े। बस इतना ही बोलूंगा कि भाषा और धर्म या जाति के नाम पे जो अन्याय बीजेपी शासित राज्य में हो रहा, वो एटलीस्ट पश्चिम बंगाल के इस पवित्र भूमि पे ना हो। मतलब कुल मिला के कहें कि बंगाल में हिंदी भाषियों का अस्तित्व आपके हिसाब से खतरे में नहीं? बिल्कुल नहीं। बंगाल में हिंदी भाषाभाषी, देखिए मैं एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आता हूं, मेरा एक राजनीतिक विचारधारा, मैं उस तरीके से, मैं या उस पृष्ठभूमि से होके नहीं, मैं पश्चिम बंगाल के आम नागरिक, आम जनता के हिसाब से बोल रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में जो आज के डेट में शासन कर रहा है जो सरकार, जो मुख्यमंत्री है यहाँ की, उनके आंचल में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के बंगाली सुरक्षित है, उसी तरीके से हिंदी भाषाभाषी भी सुरक्षित है, उसी तरीके से उर्दू भाषाभाषी भी सुरक्षित है। और आगे देखा जाए, जब तक पश्चिम बंगाल में मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि ममता बनर्जी जैसी मुख्यमंत्री रहेगी, वहां पे जाति भाषा धर्म के नाम पे कोई भी लड़ाई नहीं होगा। और बीजेपी मानसिकता के लोग अगर ये चाह रहे हैं तो वो बांग्ला में एक बंगाली लोग बोलते हैं मूर्खुस हो गए वास्कोच, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि बंगाल की संस्कृति अपने आप में भारत के लिए एक धरोहर है। बंगाल की सभ्यता जो हमें सिखाती है, हिंदी हो चाहे बांग्ला हो, वो भारत की संस्कृति और सामाजिक एकता को दृढ़ बनाती है। एक सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री अभी मतलब घटना कुछ पुरानी है, 10-15 दिन पहले की, कि उनके माँ को अपशब्द कहा गया, इस पर क्या करना चाहेंगे आपकी? मतलब कोई भी नेता, वैसे वो हमारे प्रधानमंत्री है, तो उनके बारे में, उनकी माँ के बारे में इस तरह से कहा गया। देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि माँ होती है। आप लोगों ने अभी नवरात्रि भी शुरू होने वाला है, आपने देखा होगा कि एक हम लोग दोहा पढ़ते हैं, पूत कपूत सुने हैं पर माता सुने न कुमाता। तो माँ ही होती है, मात्र माता का जगह कोई नहीं ले सकता, माँ का जगह कोई नहीं ले सकता। वो प्रधानमंत्री की माँ हो चाहे किसी गरीब किसान की माँ हो, माँ के बारे में अब शब्द बोलना ही अपने आप में घृणित है। लेकिन जिसने भी ये कार्य किया है, मैं उसका मतलब कि समर्थन मेरा नहीं है, मैं उसके इस वाक्य का, इस शब्द का मैं खंडन करता हूं। परंतु मैं यही नरेंद्र मोदी जी से बोलना चाहता हूं, यही बीजेपी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं उनके लिए बोलना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है। नरेंद्र मोदी की मां की बड़ी बात नहीं है, प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है। ठीक है, प्रधानमंत्री के माँ को बोला कि आपका ये प्रश्न है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ अगर माँ है, तो ममता बनर्जी भी हमारे लिए दीदी बोलते हैं लेकिन माँ तुल्य है। आप प्रधानमंत्री जी इसी नॉर्थ कलकत्ता में काकुरगाछी मार्ट में आके जिस तरीके से ममता बनर्जी का आपने अपमान किया, वो क्या मानने योग्य है? कतई नहीं। आपने दीदी, ओ दीदी, जिस तरीके से शब्दों का चयन किया, आपने सोनिया गांधी के बारे में, जो राहुल गांधी की माँ है, जो आज द्वितीय सेकेंड बिगेस्ट पार्टी कांग्रेस, राहुल गांधी, उनकी माँ के बारे में, जो कांग्रेस के नेता, उनकी माँ के बारे में बार डांसर से लेके आपने कई शब्द, ऐसे कई शब्द बोले जो मैं नैतिक तरीके से मैं उसका उपयोग भी नहीं कर सकता हूँ। जिस तरीके से आपने तेजस्वी की माँ, लालू यादव की धर्म पत्नी राबड़ी देवी के बारे में बोला, क्या वो सुनने योग्य है? क्या वो मानने योग्य है? सिर्फ आप प्रधानमंत्री हैं और आपकी माँ के बारे में बोला गया तो आपने बिहार बंद का ऐलान करवा दिया। तो ठीक है, आपकी माँ है, हमारे लिए वो भी पूजनीय है, लेकिन आप जो आज बैठे हैं, आपकी माँ भी माँ है और मेरे लिए मेरी माँ भी माँ है। तो आप
आप लोग माँ में, आप लोग बहन में, आप लोग बंटवारा कर सकते हैं, लेकिन हम जो भारतीय संस्कृति को मानते हैं, जो भारत की अनेकताओं में एकता के ऊपर विश्वास करते हैं, जो इस भारत की पवित्र भूमि को माँ मानता है, वो किसी माँ में भेदभाव नहीं करेगा। तो मैं बस इतना ही बोलूंगा कि जिसने भी उनकी माँ के बारे में अभद्र टिप्पणी की है वो गलत है, लेकिन आपको भी, बीजेपी लोगों के नेताओं को भी इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर नरेंद्र मोदी की माँ है तो हमारी माँ भी माँ है। हमारे लिए ममता बनर्जी माँ तुल्य है, हमारे लिए सोनिया गांधी जी भी पूज्यनीय है, हमारे लिए राबड़ी देवी भी पूज्यनीय है। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग क्या प्राय यहाँ पर हिंदी भाषियों में, चाहे गैर हिंदी भाषी जो भी है, माइंड सेट है कि बंगाल में चाहे कोई भी पार्टी हो, हिंदी भाषी जो नेता है वो हाशिए पे है। ऐसा क्या मानना है इस पे कि वो बस मैंने बोलते छुट भैया तरह ही रह जाते हैं, वह ऊपर तक नहीं जा पाते हैं, चाहे सीपीएम गवर्नमेंट था, चाहे बीजेपी में हो, चाहे बीजेपी मतलब या टीएमसी में हो। ऐसा है क्या कि आप हिंदी भाषी नेता लड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको पोस्ट नहीं मिल पा रहा है? देखिए, मैं सिर्फ अपने पार्टी को या अपने पार्टी के कुछ नेताओं को खुश करने के लिए बात नहीं बोलूंगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकलीफ तो है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे, आंचलिक लेवल पे है। कुछ नेताओं के मन में ये है, मैं व्यक्तिगत रूप से उनका नाम नहीं लूंगा। एक हिंदी भाषाभाषी नेता के रूप में कहीं ना कहीं कभी कभी कुछ नेताओं से मुझे सुनने को मिलता है जो बहुत ही दुखद है। लेकिन सर्वोपरि मेरा मानना ये है कि जैसे हम हिंदी भाषाभाषी या किसी भी घर में देखे होंगे कि अगर बच्चे कोई बदमाशी करते हैं तो हम लोग बच्चे के गार्जियन के पास जाते हैं। तो इस पश्चिम बंगाल की या हमारे पार्टी की गार्जियन है ममता बनर्जी और इसके सेनापति अभिषेक बनर्जी। मैंने आज तक अपने राजनीतिक जीवन काल में, मैं 2002 से छात्र परिषद की राजनीति कर रहा हूँ। उसके बाद जब से मैं तृणमूल का पार्षद बना या मैंने यहाँ पे एज ए वर्किंग प्रेसिडेंट तृणमूल का जब से मैंने पार्टी सक्रिय रूप से करना शुरू किया, मैंने आज तक अपने शीर्ष नेताओं को, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो, चाहे वो सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, उनके मुंह से मैंने कभी भेदभाव नहीं सुना है कि तू ये हिंदी भाषाभाषी अच्छी, ना तुम हिंदी बोलते हो, ना तुम बांग्ला बोलते हो, ना तुम उर्दू बोलते हो। लेकिन मैं इस बात का भी खंडन नहीं करता हूँ कि कुछ एक नेताओं के मन में वो फीलिंग्स है। तो हम लोग जैसे हिंदी भाषाभाषी नेता उनकी बात को सुनते हैं, बुरा भले ही लगता है, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि हमारी जो गार्जियन है वो हम लोगों में भेदभाव नहीं करती है। तो कुछ चीजें हम लोग को दरकिनार करके आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि किसी का बोलते हैं, किसी के अस्तित्व से किसी का अस्तित्व का खतरा बढ़ जाता है। तो जो ग्राउंड लेवल पे काम करेगा, जैसे ये 36 नंबर वार्ड है, यहाँ पे 99% हिंदी भाषाभाषी रहते हैं। यहाँ पे 99% हिंदी भाषाभाषी लोग रहते हैं, 50% यूपी बिहार के लोग रहते हैं, 50% 49% उर्दू भाषाभाषी लोग रहते हैं, 1% बंगाली है, 1% में। तो यहाँ पे देखना होगा कि बहुसंख्यक लोग क्या हैं। तो उस तरीके से आज की जो राजनीति है वो उस तरीके से देखी जाती है जैसे जहाँ पे बहुसंख्यक जो भाषा के लोग तो कहीं ना कहीं पीके के आने के बाद ये सब क्लियर हुआ, नहीं तो पहले तो इस तरह के, मेरे ख्याल से पीके मतलब प्रशांत किशोर की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए, उनके आने के बाद एक शुरू हुआ कि हिंदी प्रकोष्ठ जो बनाया गया, ये अल्पसंख्यकों के लिए भी एक अलग गठन किया गया, ऐसे जैनियों के लिए भी है। तो उनके आने के बाद तो मेरे ख्याल से टीएमसी को काफी इस तरह। प्रशांत किशोर का मैं सम्मान करता हूँ। प्रशांत किशोर राजनीतिक समीकरणों को समझते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि जननेत्री ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर के आने के पहले ही छठ पूजा में 2 दिन का छुट्टी दिया था, हिंदी विश्वविद्यालय हावड़ा में बनाया था। प्रशांत किशोर के आने से जैसे हमारा सीट 2, 4, 5 सीट बढ़ सकता है, लेकिन जो जन स्रोत ममता बनर्जी के साथ है, देखिए एक होता है कि आपने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, सॉफ्टवेयर में आपने इंटर मारा, वैसे ही सब कुछ उतर गया। ये राजनीति सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर का मैदान नहीं है। यहाँ पे आपके साथ जनता किस हद तक है। 2011 में जब तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई थी, तकरीबन 186 सीट था।
2011 के बाद 2016 में वो 211 सीट हुआ, 2021 में वो 217 सीट गया। तो आप देखिएगा प्रशांत किशोर के आने से कुछ कुछ सुधार जरूर हुआ है। कुछ हिंदी भाषाभाषी, बांग्ला भाषाभाषी, उर्दू भाषाभाषी पे मैं बात नहीं करूंगा। ये जो भी सुधार हुआ है प्रशांत किशोर ने थोड़ा बहुत ग्राउंड लेवल पे तय हुआ कि मतलब कहाँ पर क्या ग्राउंड लेवल पे देखिए, आईपैक के आने से क्या होता है कि राजनीति में पक्ष और विपक्ष दो तरह के लोग होते हैं। पक्ष में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पक्ष में रह के भी विपक्ष का काम करते हैं, और विपक्ष तो विपक्ष है ही। तो बहुत सारा काम ऐसा होता है कि किसी नेता द्वारा, किसी कर्मी द्वारा, किसी मंत्री द्वारा किया गया नहीं है, लेकिन एक परसेप्शन तैयार कर दिया जाता है कि उन्होंने ऐसा काम किया है। तो आईपैक का काम है कि सच में वो काम हुआ है कि नहीं, सच में वो नेता किसी चीज में संलिप्त है या नहीं, या उस नेता का कार्य ग्राउंड लेवल पे कैसा है, लोग उनके साथ कैसे जुड़े हैं, ये काम देखना आईपैक का है। लेकिन वोट होता है ममता बनर्जी और इस जोरा फुल चीन को देख के ही। तो प्रशांत किशोर के आने से कुछ फायदा हुआ, लेकिन मैं ये मानना चाहता हूँ युवाओं का विकास जब अभिषेक बैनर्जी जनरल सेक्रेटरी के रूप में आए, यूथ के प्रेसिडेंट हुए, तब से हम युवा राजनीति में सक्रिय हुए, क्योंकि उनको देख के अंदर से एक आत्मनिर्भर बनने की, मतलब कि उनको देख के ऐसा लगता है कि युवा कुछ कर सकते हैं। एक 38 साल के जो हमारे सांसद है अभिषेक बैनर्जी 7 लाख वोटों से जीतते हैं। आज उनका स्पीच अगर आप सुनोगे तो मुझे नहीं लगता आज भारत में ऐसा कोई भी युवा हो जो उनके जैसा बोल पाएगा। वो संसद से लेकर सड़क तक जिस तरीके से वो डायमंड हार्बर में काम करते हैं, डायमंड हार्बर का जो विकास हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि और भी भारत के किसी भी लोकतांत्रिक या किसी भी लोकसभा क्षेत्र में ऐसा हुआ होगा। तो उनको देख के अंदर से मतलब जुझारू रूप से लड़ने का एक वो मन बनता है, और उनसे मैं इंस्पायर्ड होता हूँ। अभिषेक बैनर्जी को देख के लगता है कि काश उनकी तरह कोई बन पाए, या उनके सेनापतित्व में सैनिक बन के भी लोगों का कार्य अगर कर सके तो अपने आप में ये आप बोल रहे हैं अभिषेक बैनर्जी तो विकास हुआ, सब हुआ, तो विकास हुआ तो बंगाल में इंडस्ट्री क्यों नहीं आ रही है? मतलब ये आप देखिएगा, पश्चिम बंगाल में अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे 34 साल वामपंथियों का शासन रहा, और वामपंथी ढांचा किस तरीके से था वो भी आप देखिएगा कि वामपंथियों ने कभी इंडस्ट्री पे काम ही नहीं किया। वामपंथी लैपटॉप, कंप्यूटर इसके खिलाफ रहे हैं। लेकिन आप देखे होंगे ममता बनर्जी के आने के बाद पश्चिम बंगाल में जीडीपी का विकास हुआ। हम लोग कहने को भारत तीसरे विश्व इकोनॉमी में चला गया है, ये सब बीजेपी का तथाकथित कहना है, लेकिन असल में ग्राउंड लेवल पे अगर विकास देखना है तो पश्चिम बंगाल में देखिए कई सारे इंडस्ट्री आए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आए, बहुत सारे। आप पानागर में जाइएगा, पानागर में हब बना है। तो ये आप विरोधी पार्टियों का जो भी कहना है उस पे आप न देख के आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखिएगा तो कई सारे रोजगार हुए हैं। ममता बनर्जी रोजगार देने को तैयार है, ममता बनर्जी नौकरी देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष के कुछ नेता ऐसे हैं कि जाके कोर्ट में जाके उसको रोक दे रहे हैं। सरकार जब तैयार है देने के लिए, तो अभी तो आप देखते होंगे कि मैंने आज तक अपने राजनीतिक जीवन काल में जिस तरीके से विपक्ष हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट में जा रहा है, मैंने कभी नहीं देखा है कि कोर्ट की इतनी सारी, मतलब कोर्ट में इतना सारा केस पॉलिटिकल गया हो। आज तक हम लोग ने देखा होगा कहीं ना कहीं अड़चने ज्यादा पैदा, बहुत ज्यादा अड़चने पैदा हो रही है। आप देखिए विकास रंजन भट्टाचार्य, सीपीएम के सांसद, एडवोकेट, उन्होंने जिस तरीके से 26,000 लोगों का नौकरी किया। हमारे भारतीय कानून में लिखा है कि भले ही 100 मुजरिम बरी हो जाए, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरा कहना है कि आज तृणमूल कांग्रेस बरगद के पेड़ की तरह है, कुछ शाखा, कुछ लोग, कुछ पत्ते सड़े हुए हैं, उसको निकाल के फेंक दिया जाए कि बरगद के पेड़ को काट दिया जाए। अगर कहीं ना कहीं त्रुटियां हुई है, कहीं ना कहीं गलती हुई है, तो उसकी सजा सबको नहीं मिलनी चाहिए। जो
गलत किया है, आज वो जेल के अंदर, लेकिन उसकी सजा, जैसे ये आज के युवा पथ भ्रमित जल्दी हो जाते हैं, तो मैं पश्चिम बंगाल के युवाओं से बोलूंगा कि पहले ग्राउंड लेवल पे सच्चाई को समझने की कोशिश करिए। जिस तरीके से आरजीकर कांड हुआ, 24 घंटे में कोलकाता पुलिस ने वो कर दिखाया जो सीबीआई को करने में 1 साल लग गए। अल्टीमेटली डिसीजन वही हुआ कि निर्णय वही आया, वर्डिक्ट वही आया कि संजय ने बलात्कार किया संजय को। लेकिन जिस तरीके से जूनियर डॉक्टरों ने प्रपंच रचा, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। आप देखिएगा, हमारी सीएम विदेश गई थी, वहां पे जिस तरीके से राजनीतिकरण करके, सिर्फ सीएम के लिए नहीं, जो विरोध किया गया वो पश्चिम बंगाल की मान सम्मान को बढ़ाने के लिए गई थी। वहां पे एक डॉक्टर जो अति बाम बोलते हैं जिसको, वहां पे एक डॉक्टर जो विरोध कर रहे थे, आज अपने नर्स के छेड़छाड़ मामले में आज उनको अरेस्ट किया गया। तो ये मानसिकता अगर रहेगा तो किसी भी राज्य, किसी भी देश का विकास नहीं होगा। और आज की राजनीति कुछ भी हो, कैसे भी हो, उसको भी बस आज के डेट में पश्चिम बंगाल को बदनाम करना, वो भाषा के नाम पे हो, आप जैसे बोल रहे हैं, मेरा खुद का मानना है, बोलते हैं कि कुछ लोगों से एक समाज बनता है सबको लेके, अच्छा बुरा, इस समाज में सही कई तरह के लोग हैं। देखिए, सीपीएम जब यहाँ पे था, हमारे यहाँ 25 साल सीपीआई की काउंसिलर रही है। आप विश्वास करिए कि सीपीएम वालों का जो अत्याचार था, सीपीआई वालों का जो अत्याचार था, कोलकाता पुलिस के किसी थाने को वो अधिकार नहीं था कि पार्टी मेंबर को वो अरेस्ट कर ले। पार्टी मेंबर को, एमपी एमएलए काउंसिलर की बात अलग है, एक पार्टी मेंबर को वो उनके खिलाफ वो एफआईआर नहीं लिखते थे। लेकिन ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की सरकार है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि भी कुछ गलत करता है तो उसके नाम पे एफआईआर होता है, वो अरेस्ट होता है। इसका जीता जाता उदाहरण शंभुनाथ काऊ है। वो एज ए सिटिंग काउंसिलर रहते हुए उनको जेल जाना पड़ा। तो ये अंतर है, वो चाहे आप किसी भी जाति के हो, किसी भी भाषा के हो, किसी भी धर्म के हो, अगर आप गलत करते हो तो आपको जेल जाना होगा। मेरे कहने का मतलब ये था, मैंने ये सब बात इसलिए बोला क्योंकि मैंने अपने ही लोगों को गलत चीजों पर भी प्रेशर नहीं दे रही जी, अपने लोगों, चाहे देखिए जैसे लोग बोल रहे हैं हिंदी भाषा भाषी पे अत्याचार हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कोई भी मैं हिंदी भाषा भाषियों के मुंह से सुनता हूँ, मैं हिंदी भाषा भाषियों के लिए बोल रहा हूँ। अपने जाति, अपने भाषा, अपने धर्म, अपने मातृभाषा के लिए लड़ाई लड़ना कतई गलत नहीं है, आंदोलन करना कतई गलत नहीं है, आप करो, लेकिन साथ ही साथ किसी दूसरे जाति, दूसरे भाषा, दूसरे धर्म के लोगों का अपमान मत करो। बांग्ला पक्षों का गौरगो चटर्जी जो कर रहे हैं या कौशिक मैत्री जो कर रहे हैं, अपने जाति, अपने भाषा, अपने समाज के लोगों के उत्थान के लिए वो कार्य करे, उसमें मेरे को आपत्ति नहीं है। लेकिन वो जिस तरीके से हिंदी भाषा भाषियों को अपमान कर रहा है, मुझे उस पर आपत्ति है। हम हिंदी भाषा भाषियों में मैं राकेश सिंह के कुकृत्यों का मैं खंडन करता हूँ, मैं बहिष्कार करता हूँ। हमारे हिंदी समाज में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो गलत कार्य कर रहे हैं। भले भारत के लोग किसी भी राज्य में रह सकते हैं, लेकिन आपको उसके संस्कृति, उसके सभ्यता को, एटलीस्ट सभ्यता नहीं भी अपनाइएगा तो संस्कृति को अपनाना होगा, क्योंकि संस्कृति सबकी समझनी होगी। सभ्यता तो कुछ लोग साथ में रह रहे हैं। बांग्ला भाषा क्या कल्चर है, देखिए बांग्ला और हिंदी मिला के, मैंने पहले ही बोला, बांग्ला भाषा और हिंदी भाषा इस राज्य को, इस देश को दृढ़ बनाते हैं। लेकिन राकेश सिंह जो कर रहे हैं वो गलत है, कुछ हिंदी भाषा भाषी नेता कर रहे हैं वो गलत है। तो सिर्फ बांग्ला भाषी गलत है और हिंदी भाषी सही है और उर्दू भाषी गलत है, हिंदी भाषी सही है, ऐसा नहीं है। किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लोग अगर गलत करेंगे तो उसका विरोधिता होना चाहिए। लेकिन बांग्ला पक्षो जिस तरीके से कर रहा है वो गलत है। उसका विचारधारा मैं नहीं बोलूंगा कि गलत है, लेकिन उसका कृत्य गलत है। अभी मैं बात करूंगा ये बीजेपी पर। हर बार अभी इलेक्शन भी आने वाला है, बहुत जल्द यहाँ पे विधानसभा इलेक्शन होने वाला है, फिर माहौल बन रहा है कि बीजेपी सत्ता में आएगी और होता है। लेकिन अंतिम मैंने होता है, चाहे मीडिया हो, चाहे
मीडिया में ही चारों तरफ ऐसा ये होता है कि बीजेपी सत्ता में आ जाएगी, ममता बनर्जी धराशायी हो जाएंगी, लेकिन पिछले दशकों में देखा जाए तो कभी ऐसा नहीं हुआ है, वो बीटी मतलब सेकंड में ही रह जाती है। तो इस बार क्या सच में इस बार सत्ता से आप लोग अलग हो जाएंगे, ममता हट जाएगी? सत्ता में रहने और बेदखल करने का कार्य अगर कोई करता है तो जनता करता है। सर्वोपरि आपको ये समझना होगा कि जिस तरीके से कहना है कि पूरा जनता नाखुश है आप लोगों से, जिस तरीके से महाराष्ट्र में, जिस तरीके से उन्होंने बिहार में, दिल्ली में, बिहार में तो अभी SIR के नाम पे जिस तरीके से उन्होंने 65 लाख वोटरों का नाम निकाल दिया, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र में जिस तरीके से उन्होंने जीता, उनको समझना होगा कि पश्चिम बंगाल की माटी बहुत बड़े बड़े विद्वानों को दिए हैं। और आज की डेट में मेरा ये मानना है कि अगर राजनीति में, अगर विश्व के 5 नेताओं में अगर एक नाम होगा तो ममता बनर्जी का भी होगा। जैसे मैंने बोला, व्हाट्स बंगाल थिंक्स टुडे, रेस्ट ऑफ इंडिया थिंक्स टुमारो। तो उनकी जो चाल थी, SIR मतलब पीछे के दरवाजे से NRC और CA के नाम पे SIR करना, वो ममता बनर्जी ने बहुत पहले भांप लिया था। जिस तरीके से वोट चोरी करके वो सत्ता में आना चाहते थे, ये पश्चिम बंगाल की भूमि पर संभव नहीं है। और मैंने पहले ही बोला, बंगाली एक बुद्धिजीवी लोग होता है, वो अच्छे तरीके से समझते हैं कि राजनीति उन्नयन के नाम पे होनी चाहिए या धर्म के नाम पे होनी चाहिए। हम जैसे नॉर्थ इंडियन लोग जो थोड़े से धर्म के प्रति अपने आप को ज्यादा धार्मिक दिखाने की कोशिश करते हैं या धार्मिक बनते हैं, वो श्री राम के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे कुछ 2014 में भटक गए थे, 2019 में राष्ट्र के नाम पे हमें भटकाया गया। लेकिन आप 2024 में आपने देखा होगा, राम मंदिर बनाने के बावजूद भी बीजेपी 230 सीटें ही लेके आ पाई थी। खुद अयोध्या में बीजेपी के कैंडिडेट हारे थे, रामेश्वरम में बीजेपी के कैंडिडेट हारे थे, और 2019 पुलवामा घटना हुआ था, राष्ट्र के नाम पे सब एक हो गए थे। इस पहलगाम अटैक के बाद बीजेपी की जो भूमिका रही है वो पूरे विश्व ने देखा, पूरे देश ने देखा, और खासकर पश्चिम बंगाल के लोगों ने देखा है। जब पूरा विपक्ष एकजुट होके बीजेपी के साथ था, NDA के साथ था, उसके बावजूद भी जो कार्य उन्होंने किया वो हमारे मानने योग्य नहीं है। जो बात करते थे कि एक सर के बदले 10 सर लाएंगे, वो सीज फायर ट्रम्प के बोलने से हो जाता है। तो पश्चिम बंगाल की जनता जो आप बोल रहे हैं कि सत्ता से उखाड़ देगी, मुझे इस बात का उनका कहना है कि आप विकास नहीं कर रहे, इसलिए हमारा राजनीति हमेशा से माँ माटी मानिश, फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल। हमारा राजनीति, तृणमूल कांग्रेस का राजनीति हमेशा भाजपा कहना कि भाजपा ही आएगी तो यहाँ विकास होगा। बोलते हैं विकास के नाम पे बोले जाएगा सबका साथ सबका विकास। तो क्या 10 लड़कियां हो गई लेकिन एक विकास नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब ये जोक था। एक विकास को जन्माने के लिए, जैसे हमारे यूपी बिहार के लोग बोलते हैं कि एक पुत्र होना चाहिए, एक बेटा होना चाहिए कि खानदान चलेगा। तो एक विकास को जन्माने के लिए 10-10 लड़कियां हो गई लेकिन विकास नहीं हुआ। तो 2014 से हम विकास खोज रहे हैं लेकिन भारत का विकास नहीं हुआ। कागज कलम में विकास अलग बात है, भारत का विकास इस भारत की पृष्ठभूमि पे नहीं हुआ है। आपको समझना होगा, जिस चीज पे हम गर्व करते थे, रेल, उन्होंने उसको बेच दिया। जो हमारे जीवन को सार्थक बनाता है, LIC, उनको उन्होंने बेच दिया। अगर विकास सच में किसी का हुआ तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अडानी साहब का हुआ। टाटा को और अंबानी को बनने में कई साल लग गए। कोई 50 साल से कारोबारी है, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से, कोई कई पुश्तों से कारोबार कर रहा है। लेकिन 2014 के बाद अडानी जी का जैसे विकास हुआ, वैसा विकास मुझे नहीं लगता कि इस विश्व पटल पे किसी भी कारोबारी का हुआ होगा। तो विकास जरूर हुआ है लेकिन अंबानी अडानी का हुआ है। तो विकास के नाम पे अगर भाजपा वोट मांगेगी तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि लोग, विधानसभा में तो वैसे भी 50 सीट उसको पश्चिम बंगाल में नहीं आने वाला, पूरे भारत में उसको
लोकसभा में 50 सीटें नहीं आएंगी। विकास के नाम पे वो कभी वोट नहीं मांगते, कभी राम के नाम पे मांगते हैं, कभी राष्ट्र के नाम पे मांगते हैं, इस बार वो सिंदूर के नाम पे मांग रहे हैं। तो मैं बोलना चाहता हूँ, सिंदूर पहनती हैं, सिंदूर लगाती हैं। हुआ था जी जी, हाँ, उस दौरान काफी कुछ बातें हुई। वही मैं बता रहा हूँ कि शादीशुदा महिलाएं सिंदूर पाकिस्तान के साथ हम रिश्ता नहीं रखेंगे, पाकिस्तान का कोई खेल मतलब कोई भी चीज होगा पाकिस्तान से नहीं रहेगा, जबकि अरे अपने पानी बंद कर दिया था। हाँ। और आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलना। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ सिंदूर एक सिर्फ शब्द नहीं है, हमारे यहाँ सिंदूर की मान्यता बहुत ही महत्वपूर्ण एवं पौराणिक है। तो सिंदूर क्या ब्रांडिंग क्या है? सिंदूर शब्द का ब्रांडिंग मैंने बताया है कि आपने देख लिया कि आपने जिस राम पे वोट मांगने की, राम मंदिर के नाम पे वोट मांगने की कोशिश की, उसमें आप विफल रहे। तो आप हमारे भावनाओं के साथ खेलना चाहते थे, और सिंदूर शब्द के नाम का जो अपमान कर रहे हैं आप, पहले आप उसकी महत्वपूर्ण हमारे जीवन में उसकी क्या भूमिका है, उसका कितना इंपॉर्टेंस है, पहले उसको आपको समझना होगा। आज हमारे सनातनी लोग जो महिलाएं हैं, जो सुहागन है, वो सिंदूर लगाती हैं, और आपने सिंदूर के नाम पे जहाँ कत्लेआम हुआ था पहलगाम में, उस ऑपरेशन का नाम आपने सिंदूर रख दिया। मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ, देखिए उनको बेटियों में फर्क करना आता है, उनको माताओं में फर्क करना आता है, उनको बहनों में फर्क करना आता है, लेकिन सच में जो भारत के निवासी है, जो भारत के अभिन्न अंग है, जो भारत की एकता अखंडता पे विश्वास करते हैं, वो बहन बेटियों में फर्क नहीं करते हैं। सर्वोपरि तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर आपको सिंदूर की कीमत पता थी तो एक दिन भी आपने, उनकी पत्नी का नाम शायद यशोदा बहन है, उस सिंदूर का कीमत आप समझे थे क्या? यशोदा बहन को आपने सिंदूर लगा के ब्याह करके लाए थे, और आपने उस सिंदूर का कीमत नहीं समझा। तो सिंदूर शब्द सिर्फ आपके लिए शब्द है, हमारे साथ उसकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हमारी भारत की महिलाओं के साथ सिंदूर का एक बहुत मतलब अलग ही उसका अस्तित्व है। सिंदूर सुहागन लगाती है अपने पति के उम्र के लिए, कि उनका उम्र बढ़े, लेकिन सिंदूर शब्द का अपमान जैसे वो कर रहे हैं, सिंदूर के नाम पे जैसे वो वोट मांग रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। और भारत की महिलाएं इसका पुरजोर जवाब देंगी 2029 लोकसभा में भी, और पश्चिम बंगाल की भी माताएं बहनें इस सिंदूर का जवाब अपने मताधिकार से देंगी। और मैं आपको इस बात का गारंटी देता हूं कि उनको 50 से भी ज्यादा वोट, 50 से भी ज्यादा सीट इस विधानसभा में पश्चिम बंगाल में नहीं आने वाला है।